हेलो बच्चों, तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर का लेक्चर नंबर 4 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिनोमेनास ऑफ डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म कि होता क्या है, ये कैसे होता है, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। बीच में कहीं क्यूरीज लॉ आएगा, वो भी आपको समझाएंगे। तो आज का थोड़ा थ्योरेटिकल लेक्चर होने वाला है, थोड़ी कहानियां होंगी और उसके बाद प्रॉपर्टीज होंगी। तो प्रॉपर्टीज को ध्यान से पढ़ना और याद कर लेना, ठीक है। वैसे तो हम इस तरह से पढ़ाएंगे कि अपने आप याद हो जाएगी, पर इसके नोट्स आप अच्छे से बनाना। तो कॉपी पेन निकाल लो, तैयार हो जाओ। जो बच्चे चाहें वो हमारी वेबसाइट www.physicswalaalakpande.com पर जाकर इसके पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे कमेंट में मैंने लिंक दे दिया है। शुरू करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं डायामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिज्म क्या होता है ये? तो कहानी शुरू होने जा रही है। ये कहानी हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बताई थी, जल्दी से बता देते हैं कि जो एटम होता है वो किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन वगैरह से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। एटम के अंदर कई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? न्यूक्लियस के अगल बगल चक्कर काटते रहते हैं। ट्र ट्र ट्र, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे घूम रहा है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमेगा तो करंट बन जाएगा। बाय मोशन ऑफ चार्ज से क्या बनता है? करंट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसे है तो करंट का मोशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये तो पढ़ा ही होगा कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाता है करंट उसके अपोजिट। अच्छा, फिर आपने ये पढ़ा है कि अगर आपके पास कोई करंट लूप हो, कोई करंट लूप हो तो वो कैसे बिहेव करता है? मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा। अरे करंट लूप का मैग्नेटिक मोमेंट होता था ना। करंट लूप के पास क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट। जिस चीज के पास मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैसे बिहेव करेगा? मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। अब इस मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन याद है कैसे निकालते थे? अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे फिर जिधर थंब जाए दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। ये देखो, दिख रहा है, खचा है ना। और मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, एटम के अंदर कई इलेक्ट्रॉन है, सबका अपना अपना मैग्नेटिक मोमेंट है, सब मैग्नेटिक डाइपोल बना रहे हैं। अब these magnetic moments of electron are majorly responsible for magnetic moment of atom। एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट है बेसिकली यहीं से आता है। और भी कुछ फैक्टर्स हैं, पिछले लेक्चर में हमने बताया था, बट वो बहुत छोटे फैक्टर्स होते हैं, इतना कंट्रीब्यूट नहीं करते। न्यूक्लियस का भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ये तो क्या है, चक्कर लगा रहा है अपनी जगह पे, घूमता भी रहता है ना, स्पिन, उसकी वजह से भी मैग्नेटिक मोमेंट है, पर वो सब कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता। कॉन्ट्रीब्यूट यही करता है, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट बन रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, जितने भी एटम के अंदर हैं, सभी मैग्नेटिक मोमेंट को जोड़ो तो मिलेगा आपको मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम। अब देखो, किसी खास केस में ऐसा भी हो सकता है, द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स in an atom adds up to 0। भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, किसी का ऐसा सीधा हुआ, किसी का उल्टा हुआ, किसी का राइट में हुआ, किसी का लेफ्ट में हुआ, सब जोड़ जाड़ के क्या हो गया? 0। हमेशा होगा जरूरी नहीं, किसी किसी केस में हो सकता है कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम एड्स अप टू 0। यानी इस टाइम एटम का मैग्नेटिक मोमेंट 0, इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम इज 0। ऐसे सब्सटेंसेस
जिनके हर एटम का मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो उनको हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, और इस फिनोमेना को बोलेंगे डायामैग्नेटिज्म। ठीक है, क्लियर हो गया? ये जो फिनोमेना है समझ में आया? एटम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसकी वजह से करंट, करंट की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट पचक पचक। अब ऐसे कई इलेक्ट्रॉन, सबका मैग्नेटिक मोमेंट, सबके मैग्नेटिक मोमेंट को जोड़ोगे तो एटम का मैग्नेटिक मोमेंट, अगर जोड़ने पे मैग्नेटिक मोमेंट 0 तो एटम का मैग्नेटिक मोमेंट 0। हम बोलते हैं यहां पे देयर इज नो एटॉमिक डाइपोल। अगर जोड़ के 0 ना आता तो एटम भी डाइपोल जैसा बिहेव करता। मान लो सबको जोड़ के एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, एक ऐसा, तो जोड़ जाड़ के ऐसा आता, तो ये हम बोलते क्या बन गया? एटॉमिक डाइपोल। पर इस केस में देयर इज नो एटॉमिक डाइपोल। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डायामैग्नेटिज्म। और जो सब्सटेंसेस इसको दिखाते हैं, ये फिनोमेना करते हैं, उनको हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। सब्सटेंस जो दिखाते हैं उसको डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, अपनी भाषा में जो चाहो लिख लेना, डायामैग्नेटिक मटेरियल या डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। इनका जो एग्जाम्पल हो जाएगा, इनका एग्जाम्पल ले लिया जाए। एग्जाम्पल ऐसे सब्सटेंस का, तो इसका एग्जाम्पल आपके पास सबसे पहले हो गया नाइट्रोजन एट H2, और इसका एग्जाम्पल हो गया वाटर, और इसका एग्जाम्पल हो गया NaCl, और एग्जाम्पल हो गया कॉपर। ढेरों एलिमेंट आपको मिल जाएंगे, एलिमेंट भी और कंपाउंड भी आपको मिल जाएंगे जो डायामैग्नेटिक है। ठीक है, पहले नोट करें इतना। क्या बात हुई? ऐसे एलिमेंट जिनके एटम का मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। एक इलेक्ट्रॉन का है, दूसरे का भी है, क्या हो रहा है? एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। जैसे देख लो हीलियम, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, खचर खचर, एक ने दूसरे को कैंसिल कर दिया। वैसे बहुत ऊपर ऊपर से बात की है, क्वांटम मैकेनिक्स में और अंदर जाते हैं। इसलिए केमिस्ट्री में आप बोलते हो कि जहां पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो डायामैग्नेटिक है ना। आज उसकी बात नहीं करनी केमिस्ट्री की, बोलते हो ना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायामैग्नेटिक, एक ने दूसरे को मार दिया, बोलते हैं ना। चलिए नोट किया इतना, नोट किया इतना, छापा मिटा रहे। आज ये करना है, छपना है, मिटाना है, फिर आगे बढ़ना है। इतनी बात क्लियर हो गई? चल एक चीज और, ये मिटा रहा हूं। यानी अगर ऐसे सब्सटेंसेस का हम एक पोर्शन बनाएं तो ऐसा बना सकते हैं, खचर 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 खचर। ये क्या है? एटम्स है, अंदर कोई डाइपोल नहीं है, देयर इज नो एटॉमिक डाइपोल, बन ही नहीं पाया। देयर इज नो एटॉमिक डाइपोल। एटॉमिक डाइपोल होगा तो हम अंदर ऐसे ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ऐसे बनाते हैं अगर एटॉमिक डाइपोल होता। एटॉमिक डाइपोल नहीं है इसके अंदर। इतना नोट किया, मिटा रहे। चलिए अब बात आती है कि हम जब इस पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो ये कैसे बिहेव करेंगे। सुनने में आता है कि ये थोड़ा सा रिपेल होते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो देखते हैं। ऑन एप्लीकेशन ऑफ on application of external magnetic field, dear students, on application of external magnetic field। देखो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सैंपल पे लगाने पे दो फिनोमेना होता है। पहला, एटॉमिक डाइपोल्स अलाइन विथ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एटॉमिक जो डाइपोल होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की हाँ में हाँ मिलाते हैं, वो बोलते हैं हाँ, बोलते हैं हाँ, समझ गए। मैग्नेटिक फील्ड कहता है ऐसे चलो, डाइपोल कहते हैं ऐसे चलो। टॉर्क लगता है डाइपोल के ऊपर, टॉर्क लगता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में। अरे मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा ना, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल लगते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होता है, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हो जाता है। यही होता है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक डाइपोल रखो तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ। और दूसरा फिनोमेना क्या होता है, देयर इज इंड्यूस्ड, देयर अकर्स induced dipoles in substance
इन एनी सब्सटेंस, चाहे डायामैग्नेटिक हो, चाहे पैरा हो, चाहे फेरो, there occurs induced dipoles in any substance on applying external magnetic field. हाथ तेज चलाइए, आज कहानी है पूरी. On applying external magnetic field, these induced dipoles, induced है मतलब ओरिजिनल नहीं है, बने हैं. Induced dipoles opposes the external field. ये क्या बात हुई? अरे ये लेंस लॉ. अब ये लेंस लॉ क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप पढ़ेंगे लेंस लॉ, ठीक है. वैसे तो मैं ये लेक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद ही शूट कर रहा हूं, पर क्या पता जो सीक्वेंस है उसके हिसाब से क्या होता है यार. देखो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आई, उसकी वजह से इसके अंदर इंड्यूस्ड डाइपोल बने. अब लेंस लॉ ये कहता है कि जो इंड्यूस की वजह से चीज होती है, जो भी इंड्यूस की वजह से जो भी चीज बनती है, वो अपोज करती है द कॉज प्रोड्यूसिंग इट. मैंने बताया था ना, सन किल्स फादर. लेंस लॉ, सन किल्स फादर. जिसने इसको बनाया ये उसी को मारने पे उतारू हो गए. किसी भी सब्सटेंस के अंदर जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो इंड्यूस्ड डाइपोल्स बनते हैं एटम में, और वो इंड्यूस्ड डाइपोल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं. जिससे बने हैं उसी को अपोज करने लगते हैं. बट ये फिनोमेना बहुत कम होता है. दिस इंडक्शन इज वेरी स्मॉल. कम होता है मतलब होता हमेशा है, बट इसका जो इफेक्ट है वो बहुत कम होता है. इसका इफेक्ट ज्यादा होता है पहले वाले का. ये मोर इफेक्टिव फिनोमेना, ये लेस इफेक्टिव है ना. आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो अंदर एक डाइपोल बना जो उसी मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने लगेगा. होता सब में है. अब अगर हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की थोड़ी सी आपसे बात करें, थोड़ी सी बात डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की हम आपसे करें, तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए बताओ, पॉइंट नंबर 1 तो यूजलेस है. एटॉमिक डाइपोल्स वहीं नहीं उसके, उसमें सिर्फ सेकंड वाला फिनोमेना होगा. ये तो होगा ही, है ना. देयर आर, कितनी कहानी लिखूं, देयर आर नो एटॉमिक डाइपोल्स, हेंस फर्स्ट इज यूजलेस. सिर्फ सेकंड होगा, ओनली सेकंड अकर्स. तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होगा, उसके अंदर डाइपोल बनेंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल, जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेंगे. थोड़ा सा मैं बना दे रहा हूं डायग्राम. मान लो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगाई है हमने, ठीक है. अभी फील्ड लाइंस पे ध्यान नहीं देना, फील्ड लाइंस अभी सिखाएंगे. फिर से बोल रहा हूं, अभी फील्ड लाइंस पे ध्यान नहीं देना, फील्ड लाइंस सिखाएंगे. मान लो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके अंदर क्या होगा, कुछ एटम्स होते हैं वो इंड्यूस्ड डाइपोल बना लेंगे, छोटा छोटा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा. और वो इंड्यूस्ड डाइपोल क्या करेगा, इस एक्सटर्नल को अपोज करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन. अब भाई ऐसा होगा तो बताओ, ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होंगे कि रिपेल होंगे? रिपेल होंगे. अपोज करने लगे तो रिपेल होने लगेंगे. एंड हेंस दे आर, अब यहां वर्ड पे ध्यान देना, वीकली रिपेल्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. वीकली रिपेल होते हैं क्योंकि फिनोमेना मैंने बताया बहुत छोटा है ये वाला, है ना. ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म में बहुत ज्यादा नहीं होती, सिवाय कुछ सब्सटेंसेस में. कहीं कहीं बहुत ज्यादा है. सुपर कंडक्टर्स में बहुत हैवी हो जाती है, बहुत हैवी. सुपर कंडक्टर्स में यहां से मान लो तुमने 10 टेस्ला की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो अंदर -10 टेस्ला बन जाएगी, इसकी जस्ट अपोजिट. सुपर कंडक्टर्स में वहां बहुत खतरनाक फिनोमेना है, तो वो स्ट्रांगली रिपेल होते हैं, ठीक है. स्ट्रांगली रिपेल, बट एक रेयर फिनोमेना है ना. 99% केस में क्या होता है, बहुत छोटा सा इंडक्शन होता है. सब में होता है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पापा चाचा सब में होता है, ठीक है. एंड इसकी वजह से एक अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे कि नहीं, डाइपोल भी क्या बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड. और वो मैग्नेटिक फील्ड इसको अपोज करेगी तो रिपल्शन होगा, पर कैसा कैसा, वीकली रिपेल्ड, थोड़ा सा रिपल्शन. नोट करें इसको, फिर प्रॉपर्टीज पे आते हैं. प्रॉपर्टीज में इन्हीं पॉइंट को उठाएंगे, लिखेंगे और कुछ नई बातें बताएंगे, ठीक है.
मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ समझ में तो आ रहा है। मिटा रहे हैं, पॉज करके छापो, जल्दी से छापो, फिर आगे लिखें। लिखें, पॉज करके नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी लिखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, देयर आर नो एटॉमिक डाइपोल्स। इसका मतलब समझ गए, नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच एटम इज जीरो। दिखाई पड़ रहा है ना ये सब बोर्ड पे छोटा छोटा। नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच एटम इज जीरो। सेकेंड बात क्या होता है, अब इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो इंड्यूस्ड डाइपोल बनेंगे जो कि अपोज करेंगे और ये वीकली रिपेल होंगे। दे आर वीकली रिपेल्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मोस्ट ऑफ द टाइम वीकली रिपेल ही होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केस होंगे, बता देंगे। थर्ड, अब बात करते हैं मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी की। याद है मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, याद है इसके बारे में? जीटा क्या होता था, याद है? अरे जीटा ऐसे होता था, यहां देखो, अभी मिटा देंगे। I इज इक्वल्स टू जीटा एच। ये क्या था? ये था मैग्नेटाइजेशन, कि अंदर कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ, और H होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो मैग्नेटाइज कर रही है। ये एक्सटर्नल, ये इंटरनल। नहीं समझे? H क्या है? कितना मैग्नेटाइज कर रही है। I कितना मैग्नेटाइज हुआ। एक बात बताओ, I H के साथ होगा कि अपोजिट होगा? अपोजिट होगा। ये जीटा तो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक सस्पेक्ट ये कांस्टेंट है। फिर से H क्या है? जो मैग्नेटाइज कर रही है वो फील्ड, जो मैग्नेटाइज कर रही है वो फील्ड। I क्या है? कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ। तो I और H सेम डायरेक्शन में होंगे कि अपोजिट? अपोजिट होंगे, है कि नहीं? H मान लो ऐसे है एक्सटर्नल, तो अंदर I ऐसे बनेगा ना, मैग्नेटाइजेशन। इसको मैग्नेटाइजेशन वेक्टर बोलते हैं, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। उतना नहीं जाना। I और H अपोजिट होंगे, I अंदर जो मैग्नेटाइजेशन, H जो बाहर से फील्ड लगाई, दोनों अपोजिट होंगे। तो भाई दोनों अपोजिट तभी हो सकते हैं जब जीटा कैसा हो? नेगेटिव हो। जीटा नेगेटिव होगा तो I H का अपोजिट आएगा कि नहीं? H ऐसे लगाया, अंदर मैग्नेटाइजेशन इसके अपोजिट। अब एक बात बताओ, अंदर मैग्नेटाइजेशन बहुत ज्यादा होना है कि कम होना है? कम होना है। बहुत कम मैग्नेटाइजेशन होता है इंड्यूस्ड वाला, यानी I की वैल्यू छोटी भी रहनी है। H चाहे जितना बड़ा हो, I की वैल्यू छोटी, यानी जीटा नेगेटिव भी होगा एंड स्मॉल भी होगा। क्लियर हो गई बात? जीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है, नेगेटिव एंड स्मॉल। कितनी छोटी? अप्रॉक्स अगर देख लो तो जीटा की वैल्यू अप्रॉक्स, जीटा इज नियरली मान लो -10 टू द पावर -3 से -10 टू द पावर -9 वगैरह के आसपास। बहुत छोटी, -0.0001, -0.000001, अलग अलग मटेरियल के अलग अलग। नेगेटिव समझ में आ रहा है? नेगेटिव होने से क्या होगा? जैसे मान लो इसकी वैल्यू हम लगा दें 1000, ठीक है? जीटा की वैल्यू पकड़ लो -10 की पावर -3, H लगाया 1000, जीटा -10 की पावर -3, तो I की वैल्यू कितनी आ रही है? 10 पावर -3, 10 पावर +3 कैंसिल होगा, -1, यानी 1000 लगाने पे अंदर कितना बन रहा? 1, और माइनस उसके अपोजिट। एकदम क्लियर हो गया होगा कि अंदर बहुत ज्यादा नहीं बनता, 1000 लगाने पे 1000 नहीं बनता, बाहर से 1000 लगाया तो अंदर भी 1000 नहीं बनेगा, पहली बात, और अंदर अपोजिट भी बनेगा। तो इसलिए जीटा की वैल्यू छोटी भी है ताकि मैग्नेटाइजेशन कम हो, और नेगेटिव भी है ताकि मैग्नेटाइजेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो। क्लियर है? एक्सेप्शन बता दें इसका हम, इसका एक एक्सेप्शन है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर में गजब का मैग्नेटाइजेशन होता है,
तगड़ा डायामैग्नेटिक मटेरियल, बहुत तगड़ा डायामैग्नेटिक मटेरियल, इनके लिए जीटा की वैल्यू -1। बाप रे बाप, समझ रहे हो मतलब क्या हुआ, वहां 1000 लगाया, ये -1000, स्ट्रांगली रिपेल्ड, वीकली नहीं, स्ट्रांगली रिपेल्ड, सुपर कंडक्टर। चौथा पॉइंट, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, याद है ये सब, म्यू आर, फॉर्मूला बोलो 1 प्लस जीटा। अब जैसा कि तुम देख रहे हो जीटा छोटा सा नेगेटिव क्वांटिटी है, तो 1 में छोटी सी नेगेटिव क्वांटिटी माइनस करोगे तो क्या होगा, म्यू आर इज स्लाइटली लेस देन 1, स्लाइटली लेस देन 1, 0.995, 0.99994 ऐसे, है ना भाई। जीटा क्या है, बहुत छोटी क्वांटिटी, मोस्ट ऑफ द टाइम, ये तो एक्सेप्शन, मोस्ट ऑफ द टाइम जीटा बहुत छोटी क्वांटिटी, और माइनस है तो 1 में से छोटी सी क्वांटिटी हट जाएगी। ये कहानी क्लियर हो गई। ये कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ, ये कितनी फील्ड लगाई, तो फील्ड लगाने पे छोटा सा मैग्नेटाइजेशन, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव भी और छोटी वैल्यू भी। ये प्रॉपर्टीज हुई। और बताओ प्रॉपर्टीज में क्या पढ़े हम। हाँ, और होता है कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रखने में क्या होगा, इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मान लो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, मान लो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने डायामैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक फील्ड रीजन। भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड में रखोगे तो भागेगा, रिपल्शन होगा, और रिपेल होते होते कहां पहुंच जाएगा, जहां फील्ड वीक होगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब मान लो कि तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो, मान लो एकदम नहीं करते हो, और एक क्लास में घुसे हो, उसमें सबसे आगे एकदम पढ़ाकू बच्चे, उसके बाद थोड़े पढ़ाकू, पीछे एकदम सबसे कम पढ़ाकू, थोड़े बहुत मस्तीखोर वाले। तुम कहां पहुंचोगे। अगर हम तुमको पहली रो में छोड़ दें तो वहां रहना चाहोगे, नहीं, वो सब तो चश्मे वाले, वो तो दिमाग खराब कर देंगे तुम्हारा। पीछे आओगे और मजा नहीं आ रहा, और पीछे आए देखा वहां थोड़ी मस्ती है, तो वहां पहुंच जाओगे। समझ गए। तो क्योंकि ये रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, तो स्ट्रॉन्गर फील्ड से किधर भागते हैं, वीक की तरफ। समझ गए। जैसे आप रिपेल होते हो पढ़ने वाले बच्चों से, तो आप ज्यादा पढ़ने वाले बच्चों से कहां भागते हो, कम पढ़ने वाले बच्चों की तरफ। वही कहानी है, दे मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड रीजन। छठा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब मैं बना रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस become more dense, sorry, become less dense inside diamagnetic substance। अब देखो जैसे ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, बाहर से आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगाई, मैग्नेटिक फील्ड लगाई, ठीक है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलो माना अंदर से निकल गई, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन माना इसके अंदर से निकल गई, कुछ तो निकलेंगी ही, आप एक्सटर्नल लगाओगे। बाकी क्या होगा, इसके अंदर छोटे छोटे डाइपोल बने होंगे जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल। कहेंगे हम आने नहीं देंगे, हमारी मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे अगेंस्ट है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाली ऐसे आएगी और ऐसे निकल जाएगी, बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आई और ऐसे निकल गई। तो ध्यान से देखो, इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी क्या हुई, कम हो गई। बाहर डेंसिटी क्या है 3, अंदर 1। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी इनके अंदर कम हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने अंदर से पास करने की अनुमति ये नहीं देना चाहते। क्लियर है। एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया था, एग्जाम्पल फिर से लिखना हो लिख लो, नाइट्रोजन एट एसटीपी, और क्या बताया था मैंने, वाटर, और क्या बताया था NaCl, और क्या बताया था कॉपर। नोट कर लें, सारी प्रॉपर्टी नोट कर लें। फिर इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिक के लिए, कि वहां पे इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैल्यूज क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड में किधर भागेगा, फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, सबके लिए यही करना है। क्लियर है। डायमैग्नेटिक क्लियर हो गया। वीकली रिपेल होते हैं, उनके अंदर कोई एटॉमिक डाइपोल नहीं होता, नेट मैग्नेटिक मोमेंट ईच एटम का 0 होता है। वीकली रिपेल होते हैं, क्यों होते हैं मैंने बताया, क्योंकि इंड्यूस्ड डाइपोल बन जाता है। सस्पेक्टिबिलिटी इनकी नेगेटिव और स्मॉल, एक्सटर्नल फील्ड जैसे ही आती है तो अंदर एक छोटी सी फील्ड बन जाती है उसके अपोजिट,
तो अपोजिट के लिए नेगेटिव और स्मॉल वैल्यू ये एक्सेप्शन ये। रिलेटिव परमिबिलिटी 1 प्लस जीटा, जीटा वैल्यू नेगेटिव है तो म्योर विल बी स्लाइटली लेस देन 1, छोटी सी नेगेटिव। कहां से कहां भागते हैं, स्ट्रॉन्ग से वीक, मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करते और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनके अंदर घुस नहीं पाती क्योंकि ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने की कोशिश करते हैं। नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लें। चलिए अब चलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। सारे कितनी कहानी बता रहे हो आज, इतना थियोरेटिकल लेक्चर। मैंने कहा तो कि आज कहानियां हैं बट प्रॉपर्टीज पकड़ लो, प्रॉपर्टीज आपको याद रहेगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म, अब इसमें क्या होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में या पैरामैग्नेटिज्म में, द नेट मैग्नेटिक मोमेंट of all electrons in an atom do not add up to 0। ओए होए होए, यानी यहां एटम डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। हेंस एटॉमिक डाइपोल एग्जिस्ट, इनके अंदर एटॉमिक डाइपोल होते हैं। कुछ ऐसे लिखेंगे, ये समझ में आया। डायमैग्नेटिक में क्या हुआ कि एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन थे, किसी का डाइपोल मोमेंट ऐसा, किसी का ऐसा, किसी का ऐसा, सबका मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग तरफ, कैंसिल होके जीरो। एक एटम का जीरो, किसका, एक एटम का। एक एटम के अंदर मान लो 4 इलेक्ट्रॉन, तो सब इधर उधर जो जहां किए मिलाकर जीरो। यहां पे क्या है कि एक एटम के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन मिला के मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं कर रहे। एटॉमिक डाइपोल एग्जिस्ट, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैंने सोडियम ले लिया। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 11। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, यही होगा। 2 2 4 6 10 1 11। तो ये सब तो पेयर्ड है, केमिस्ट्री आती इतना समझ लोगे, सब पेयर्ड है, सिर्फ ये अनपेयर्ड है 3s1। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा कि नहीं एटम का। अरे ये सब तो कैंसिल हो जाएंगे, 1s2 कैंसिल, 2s2 कैंसिल, 2p6 भी, बोलो हैंड्स रूल भी लगा रहा हूं मैं, ऐसा ना सोचो केमिस्ट्री नहीं आती। हाँ, तो चैनल है सर आपका। हाँ ये, और 3s में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, जिसकी वजह से मैग्नेट के पास, सॉरी एटम के पास मैग्नेटिक मोमेंट है, यानी एटॉमिक डाइपोल एग्जिस्ट करेगा। अगर इनका मैं एक डायग्राम बनाऊं तो ऐसा बना सकता हूं, ये किसका डाइपोल है, इलेक्ट्रॉन का, ना एटम का। कहानी आराम से समझो, वहां एटम का डाइपोल था ही नहीं, यहां है, यहां है। ये एक एटॉमिक डाइपोल, ठीक है, छोटा छोटा बनाता हूं। ये एक एटॉमिक डाइपोल, ये दूसरा एटॉमिक डाइपोल, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, आठवां, ऐसे, ठीक समझ गए। रैंडमली अलाइन कर देते हैं, ठीक, और रैंडम बनाते हैं आंख बंद करके एकदम, ऐसे 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 रैंडमली अलाइंड है। देखो तो एटम के पास तो डाइपोल है, एटम के पास तो डाइपोल है, एटॉमिक डाइपोल एग्जिस्ट। थोड़ा तेज करते हैं, एटॉमिक डाइपोल्स एग्जिस्ट। बट अभी मैं पूछूं कि ये सब्सटेंस मैग्नेटिक है, नहीं, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, क्योंकि आप इसका एक छोटा सा वॉल्यूम अगर उठा लो तो इसके अंदर भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा, जीरो। कुछ ऊपर, कुछ नीचे, कुछ दाएं, कुछ बाएं, है ना। यानी नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एनी स्मॉल वॉल्यूम इज स्टिल जीरो, अभी भी जीरो है। जबकि एटम का डाइपोल, देखो डायमैग्नेटिक में एटम का डाइपोल ही नहीं था, इसके अंदर गोले गोले आइटम थे सिर्फ। इस बार एटॉमिक डाइपोल तो आया, हाँ में बनेगा, हाँ में बनेगा, हाँ में बनेगा, सब एटम तैयार है, पर कोई आपस में अभी तालमेल नहीं है, कोई इधर तैयार, कोई उधर तैयार, कोई इधर तैयार। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एनी स्मॉल वॉल्यूम इन एनी स्मॉल, नेट मैग्नेटिक मोमेंट इन एनी स्मॉल वॉल्यूम इज स्टिल जीरो, अभी भी जीरो है। तो अब क्या करेंगे, इसमें भी हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे। ऑन अप्लाइंग
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बताओ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा के कौन कौन सा फिनोमेना होता है? एक तो डाइपोल्स अलाइन होंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और एक इंड्यूस्ड डाइपोल बनेगा। कौन सा फिनोमेना ज्यादा होता है? अलाइनमेंट वाला, इंड्यूस्ड वाला छोटा होता है। तो पैरामैग्नेटिज्म में ये डाइपोल्स अलाइन होते हैं और ये वाला फैक्टर डोमिनेट करता है इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म या इंड्यूस्ड डाइपोल। मैं फिर से बोलता हूं कि इंड्यूस्ड डाइपोल का फिनोमेना डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म सब में हो रहा है, सब में हो रहा है, पर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में डाइपोल थे ही नहीं, तो अलाइनमेंट ही नहीं हुआ। यहां डाइपोल है तो अलाइनमेंट हो गया, और ये इफेक्ट हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इंड्यूस्ड वाला इफेक्ट। डायमैग्नेटिक में ये इफेक्ट था ही नहीं। तो यहां क्या हुआ? ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द एटॉमिक डाइपोल्स align with the direction of applied external magnetic field। और ये मैंने बताया क्यों होता है भाई। एटॉमिक डाइपोल हो, है ना, मैग्नेटिक डाइपोल हो या इलेक्ट्रिक डाइपोल हो, अगर आप उसको फील्ड में रखोगे तो डाइपोल के ऊपर लगता है टॉर्क, P क्रॉस E, M क्रॉस B, A क्रॉस B, A B साइन थीटा एन कैप। कुछ याद आ रहा है? P क्रॉस E लगता था कि नहीं टॉर्क इलेक्ट्रिक डाइपोल पे इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और M क्रॉस B मैग्नेटिक डाइपोल पे इन मैग्नेटिक फील्ड। और इस टॉर्क का एक ही काम होता है कि डाइपोल को अलाइन कर दो फील्ड के साथ। डाइपोल को घुमा के, टॉर्क घुमाता है ना, घुमा के अलाइन कर दो फील्ड के साथ, है ना। ये वाला इसको घुमा के भी इधर, इसको भी इधर। जैसे मान लो ये सैंपल है, ठीक है, और ये एक्सटर्नल फील्ड। मैं फिर से बोल रहा हूं, फील्ड लाइंस अभी भी मैंने सही नहीं बनाई है, एग्जैक्ट फील्ड लाइन थोड़ी देर बाद बताएंगे। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, फील्ड लाइन थोड़ी देर बाद समझाएंगे, अभी तो कहानी समझो। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे क्या हुआ कि डाइपोल्स का अलाइनमेंट स्टार्ट हो गया फील्ड के साथ, है ना। तो ये वाले घूम के ऐसे हो गया, थोड़ा सा ठीक है। ये घुमा टॉर्क लगा ऐसे, ये घुमा के पूरा घुमाया ऐसे हुआ, ये घुमा। अच्छा, ऐसा नहीं कि 100% अलाइनमेंट, उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अप्रॉक्स अलाइनमेंट होता है कि सब करीब करीब इसी डायरेक्शन में आने लगे, है ना। 100% अलाइनमेंट को हम सैचुरेशन बोलते हैं, वो बहुत मुश्किल से अचीव होगा। नियर अबाउट अलाइनमेंट। अब देखो ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में हो गया, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अलाइनमेंट कैन बी इंक्रीज्ड, अलाइनमेंट कैन बी इंक्रीज्ड। दो कहानी करो। पहली चीज, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा दो, हाइशा, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा दो। इन पे टॉर्क ज्यादा लगेगा। अरे टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? M क्रॉस B। M होता है मैग्नेटिक मोमेंट, B होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो B की वैल्यू आप बढ़ा दो, टॉर्क ज्यादा लगेगा और अच्छा अलाइनमेंट होगा। और दूसरा जो बात है वो भी सुनो कि आप टेम्परेचर को कम कर दो। पूरी कहानी है, देखो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इसमें क्या होगा? रैंडम मोशन। एटम का जिगजैग, टेम्परेचर ज्यादा करो टक 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 टक। अब रैंडम मोशन से क्या होगा? अलाइनमेंट बिगड़ने लगेगा। अब इसी को सोचो हम हीट करते हैं, हीट करने पे क्या होता है? मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय हो जाती है। किसी मैग्नेट को खूब ढेर सारा हीट कर दो, आग में जला दो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म। क्यों? हीट करोगे एटम फट 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 फट, कोई इधर कोई उधर कोई उधर कोई उधर, सारे अलाइनमेंट की ऐसी तैसी हो जाएगी। इसीलिए हम बोल रहे हैं टेम्परेचर कम करो, टेम्परेचर कम करो। ये सुकून से अलाइन होके बैठे एकदम मस्त, समझ रहे? टेम्परेचर कम, ऐसे उछल नहीं रहे, जिधर मैग्नेटिक फील्ड ले जा रही उधर जा रहे। तो अलाइनमेंट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हाइशा, या बाय लोअरिंग टेम्परेचर। काम क्लियर? अच्छा, अब ऐसा हो गया, ये फील्ड के साथ अलाइन हो गए, तो बताओ ये फील्ड को रिपेल करेंगे कि फील्ड में अट्रैक्ट होंगे? जल्दी से बताओ भाई। अट्रैक्ट होंगे, उसी के साथ हो गए, अब कोई रिपल्शन की बात ही नहीं। सो दे आर वीकली अट्रैक्टेड पैरामैग्नेटिज्म। ये फिनोमेना पूरा पैरामैग्नेटिज्म का फिनोमेना समझ गए। यहाँ पे फिनोमेना था पैरामैग्नेटिज्म का, तो कि जहां पे एटॉमिक डाइपोल एग्जिस्ट करे बट ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड अभी भी, मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर जीरो हो किसी भी स्मॉल वॉल्यूम में, बट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद अब
मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं है। इसके बाद ये सुनो, नाउ मैग्नेटिक मोमेंट इन एनी वॉल्यूम इज नॉट जीरो। ये तो समझ ही गए होगे आप। अब कोई भी वॉल्यूम उठा लो, मैग्नेटिक मोमेंट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, इज नॉट जीरो। ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और इस फिनोमेना को बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म क्या था? जिसमें एक एटम के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का खून खराबा करके एटम को मैग्नेटिक मोमेंट ना दें, एटॉमिक डाइपोल ना बनने दें। पैरामैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रॉन में थोड़ी दोस्ती यारी रहेगी, एटम को एक एटॉमिक डाइपोल बनने देंगे, पर फिर भी वो ऐसे अलाइन होते हैं रैंडमली। डाइपोल्स आर रैंडमली अलाइंड इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं तो रैंडमली अलाइंड है। आई तो सब एक साथ अलाइन हो गए। अलाइनमेंट 100% कैसे हो सकता है वो भी बताया, फील्ड स्ट्रेंथ बताओ, टेम्परेचर घटाओ, और इससे नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसके अंदर क्रिएट हो गया, पहले नहीं था। क्लियर है? अब बताओ ये अट्रैक्ट होंगे कि रिपेल होंगे? डेफिनेटली ये अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 लिख रहा हूं मैं, वीकली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं आया, अभी भी वीकली अट्रैक्टेड है, क्योंकि अलाइनमेंट बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। अब यही फेरोमैग्नेटिक होते तो यार जबरदस्त अलाइनमेंट, लगाते ही फचाक से अलाइनमेंट हुआ, खतरनाक अट्रैक्शन फील्ड। ये उतना अट्रैक्ट नहीं हो पाते। अभी कुछ वैल्यूज दिखाएंगे, सस्पेक्टिबिलिटी, परमिबिलिटी, तो आपको और फील होगा, बट स्टिल दे आर वीकली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इनका अगर एग्जाम्पल देखना चाहें हम तो इनका एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा, इनका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हो गया इनका एग्जाम्पल हमारे पास, और हो जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन को ले लो एट एसटीपी, कैल्शियम ले लो, अभी हमने आपको और क्या बताया था, सोडियम बताया था अभी। ये एग्जाम्पल हो गए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। कहानी क्लियर है? क्या यहाँ पे इंड्यूस्ड डाइपोल नहीं बन रहे? बन रहे हैं, बट उसका इफेक्ट बहुत कम है। इंड्यूस्ड डाइपोल भी बने होंगे थोड़े बहुत, बट उनका इफेक्ट बहुत कम होगा। नोट कर लें इसको, फिर इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। आज हमने दिल का हर किस्सा तमाम कर दिया, खुद भी पागल हो गए। मिटा रहे हैं? पॉज करके नोट करो। छाप लिया? ओके। उनको भी पागल कर दिया। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो जैसे डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लिखी थी वही सब बात करते हैं। पहले हमने बात की थी कि वहां पे कोई एटॉमिक डाइपोल नहीं, यहां पे है, देयर आर एटॉमिक डाइपोल्स एज नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच एटम इज नॉट जीरो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड नहीं होते, थोड़े बहुत अनपेयर्ड होते हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है केमिस्ट्री में देखें तो। और यहाँ तो मैंने समझा दिया, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, कुछ बच जा रहे हैं, प्रॉपर्टी है मटेरियल की। सेकेंड, दे आर वीकली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बहुत स्ट्रांगली नहीं अट्रैक्ट हुए, दे आर वीकली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये समझाते हैं क्यों। मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी इनकी देखो। अब बताओ, I इज इक्वल्स टू जीटा एच। इस बार H और I सेम डायरेक्शन में क्या अपोजिट? सेम। जिधर आपने फील्ड लगाई, मैग्नेटाइजिंग फील्ड जिधर लगाई, मैग्नेटाइजेशन उसी डायरेक्शन में हुआ। तो जीटा इज पॉजिटिव एंड स्मॉल। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि छोटा है जीटा, इसलिए मैग्नेटाइजेशन बहुत ज्यादा नहीं होता, इसलिए बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होते। कितना छोटा होता है जीटा की वैल्यू, यहाँ पे भी वही रेंज है, समझ लो। जीटा इज नियरली 10 की पावर प्लस में 10 पावर 3 2 प्लस 10 की पावर -6 -7 ऐसी जाती है। यहाँ पे बहुत छोटी वैल्यू लेता है जीटा। चौथा, रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर की बात करें
म्यू आर क्या होता है 1 प्लस जीटा रिलेटिव परमिटिविटी। अब जीटा पॉजिटिव है तो 1 में कुछ ऐड होगा और बहुत छोटी क्वांटिटी ऐड होगी, सो म्यू आर इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1। बहुत ज्यादा ग्रेटर होगा क्या, थोड़ा सा है ना, क्योंकि जीटा थोड़ा सा पॉजिटिव है, थोड़ा सा इसमें ऐड किया हमने तो थोड़ा सा उनसे ज्यादा। पांचवा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बताओ ये कहां से कहां मूव करेंगे। ये तो थोड़ा सा पढ़ाकू है ना, थोड़े पढ़ाकू बच्चे कहां बैठना चाहते हैं, एकदम पढ़ाकू के बगल में, है ना, कि माइंड से माइंड ट्रांसफर हो जाएगा। इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे मूव फ्रॉम वीक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन, है कि नहीं। ये तो अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, ये तो चाहते हैं ना कि फील्ड में रहें, मजा आ रहा है इनको, तो ये वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन की तरफ मूव करेंगे, तो डायमैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ मूव करेगा। छठा पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस become more dense inside paramagnetic substances, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर और ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि आपने देखा कि ये मैग्नेटिक फील्ड को अपोज नहीं कर रहा, उसको सपोर्ट कर रहा है। इसके अंदर जो डाइपोल्स बन रहे हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रहे हैं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनी और जो बाहर बनी एक ही डायरेक्शन में, तो यहां ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जब बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास आ जाती हैं, है ना, डेंस हो जाती हैं। थोड़ा सा मेरी जबान यहाँ पे स्लिप कर गई, आप समझ रहे हैं कि नहीं, है ना, थोड़ा सा फ्रिक्शन कोफिशिएंट कम रहा होगा, म्यू इज इक्वल्स टू 0.005 हो गया होगा। वापस आते हैं, तो मैं क्या बोल रहा था कि इसके अंदर जो डाइपोल्स का अलाइनमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ है, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास हो जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही तो बताती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, जहां फील्ड लाइंस पास मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। तो यहाँ क्या होगा, बाहर वाली फील्ड लाइन जो इसे जाना चाह रही थी, मान लो इसके ऊपर से जाना चाह रही थी, उसको भी अंदर खींच लेंगे, चलो हमारे अंदर से। ये वाली फील्ड लाइन जो बाहर से, इसको चलो अंदर से, ये वाली फील्ड लाइन चलो अंदर से, ये फील्ड लाइन चलो अंदर हमारे। समझ रहे हो कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके आसपास दिखेगी, कोशिश करेगा उनको अपने अंदर से पास कराने की। बाहर देखो डेंसिटी थोड़ी कम है, बाहर फील्ड लाइन दूर दूर है, बाहर फील्ड लाइन दूर दूर है। इतने एरिया में देखो सिर्फ 3 फील्ड लाइन, यहाँ इतने एरिया में 4 फील्ड लाइन, इतने एरिया में 3 फील्ड लाइन, यहाँ अंदर 4 क्या 5, 1 2 3 4 5, समझ गए। अच्छा, एक और बात होती है इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट, पैरामैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस, या ऐसे लो, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज इनवर्सली चलो ऐसे लिखते हैं, वेरी सॉरी, मैग्नेटाइजेशन ऑफ, बस पक्का इस बार, मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस is inversely proportional to absolute temperature। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी, अगर आप ध्यान दो, मैंने बताया था कि अलाइनमेंट किस पे डिपेंड करता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे और टेम्परेचर पे। भाई अलाइनमेंट होगा तभी तो मैग्नेटाइजेशन होगा अंदर, तो ये यही तो बोल रहे हैं कि मैग्नेटाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे मैग्नेटाइजेशन कम होगा। मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यही क्यूरीज लॉ बन जाएगा। बहुत कॉमन सी बात है यार, आप टेम्परेचर बढ़ा दो, अंदर एटॉमिक डाइपोल ठुटुक 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 ठुटुक, जितना अलाइनमेंट हुआ है सबकी ऐसी तैसी हो जाएगी। यानी मैग्नेटाइजेशन जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे खराब हो जाता है। मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इक्वेशन में लिखता हूं, समझ में आए तो खुश होना। I is equals to CB0 by T। I होता था मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, B0 होता था मैग्नेटिक फील्ड,
टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सी को बोलते हैं क्यूरीज कांस्टेंट। नहीं समझे? अरे ये कहानी समझो, बाकी सब कांस्टेंट है। आई और टी, आई है कि अंदर कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ, टी है टेम्परेचर इन केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर समझते हैं ना, इन केल्विन। टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे मैग्नेटाइजेशन उतना कम, टेम्परेचर बढ़ाया इधर उधर भागे मैग्नेटाइजेशन कम। मैग्नेटाइजेशन तब अच्छा होता है जब सब एक साथ हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे मैग्नेटाइजेशन कम हो जाए। इसको एक तरह से और लिखा जाता है किताबों में, जरा वो भी देख लो। आई की बच्चों जो वैल्यू होती है, आई की जो वैल्यू होती है, कहां लिखूं कहां लिखूं कहां लिखूं, कहां जगह कहां जगह कहां जगह, यहां लिख देते हैं, थोड़ी सी फील्ड लाइंस को एडजस्ट करो। आई की जो बच्चों वैल्यू होती है, आई होता है जीटा एच, अभी बताया था, और बी नॉट होता है म्यू नॉट एच। जरा यहां सब्स्टिट्यूट करो दोनों को, आई की जगह जीटा एच और सी बी नॉट की जगह म्यू नॉट एच। इस तरह से ज्यादा पॉपुलर है ये लॉ, अपॉन टी। ठीक है, आई की जगह जीटा एच, बी नॉट की जगह म्यू नॉट एच। ठीक है, यहां से एच एच कैंसिल, जीटा इज इक्वल्स टू सी म्यू नॉट बाई टी। इसको बोलते हैं क्यूरीज लॉ, अधिकतर किताबों में यही दिया रहता है, इसको बोलते हैं क्यूरीज लॉ। दिस इज कॉल्ड क्यूरीज लॉ। देखो ये भी वही चीज बता रहा है, आई की जगह जीटा एच लिखा, बी नॉट की जगह म्यू नॉट एच लिखा, एच एच कैंसिल हो गया, आई की जगह जीटा एच, बी नॉट की जगह म्यू नॉट एच, एच एच कैंसिल। ये भी वही चीज बता रहा है, टेम्परेचर बढ़ाओगे जीटा की वैल्यू और कम हो जाएगी। भाई जीटा की वैल्यू कम हो गई तो ये और छोटा हो गया, और छोटा हो गया तो मैग्नेटाइजेशन और कम होगा। क्लियर है? मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और टेम्परेचर किसमें होना चाहिए? इन केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, ये है क्यूरीज लॉ। टेम्परेचर बढ़ाने पे जो सस्पेक्टिबिलिटी है वो कम हो गई, कम हो गई भाई ये, तो मैग्नेटाइजेशन भी कम हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, क्यूरीज लॉ का एक लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है बच्चों? मान लो टेम्परेचर बहुत कम है, मान लो टेम्परेचर बहुत कम है और एक्सटर्नल फील्ड बहुत स्ट्रांग है। जितना अलाइनमेंट हो सकता था उतना अलाइनमेंट हो गया, 100% अलाइनमेंट हो गया। क्या मैंने बोला? टेम्परेचर इज वेरी लो, मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्ट्रांग, जितना अलाइनमेंट हो सकता था हो चुका है। अब बताओ, अगर अब मैं टेम्परेचर को कम करूं तो जीटा बढ़ेगा, सैचुरेशन आ चुका है, अब कैसे? नहीं समझे भाई? हो क्या रहा है, टेम्परेचर कम करने पे क्या हो रहा है? अलाइनमेंट अच्छा होता जा रहा है। टेम्परेचर कम करने पे अलाइनमेंट अच्छा 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 अच्छा, एक पॉइंट पे 100% अलाइन हो चुके हैं वो। अब टेम्परेचर कम करने पे जीटा पे कोई फर्क, अब टेम्परेचर कम करने पे आई पे कोई फर्क, कब? सैचुरेशन के बाद। ठीक है, व्हाइल लोअरिंग टेम्परेचर a stage comes when, इसको यहां लिखा जाए यार, इधर जगह नहीं है। क्यूरीज लॉ का लिमिटेशन नोट कर ले, इसको फिर मिटा कर नोट कर लिया, ये पॉइंट्स नोट कर लिया। चलिए, हाँ 7 पॉइंट को कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑन lowering temperature a stage comes when 100% dipoles, 100% atomic dipoles are aligned perfectly with external magnetic field. This is called saturation. saturation आ चुका है, जितना मैग्नेटाइजेशन हो सकता था उतना मैग्नेटाइजेशन हो चुका है। आफ्टर दिस Curie's law, after this Curie's law is invalid
सबको कहानी समझ में आ गई? 100% अलाइनमेंट होने के बाद आप टेम्परेचर कितना भी कम करो, क्या फायदा? क्या आई अब बढ़ सकता है? बताओ, क्या इसके बाद आई बढ़ सकता है? नहीं। तो अब अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो जीटा इंक्रीज नहीं करेगा, इज इनवैलिड। इसका मतलब जीटा वोंट इंक्रीज ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर। पहले ये हो रहा था, पहले आप टेम्परेचर कम कर रहे थे, अलाइनमेंट बढ़िया होता जा रहा था, होते होते 100% अलाइनमेंट हो गया। अब आप टेम्परेचर कम करोगे, जीटा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ क्यूरीज लॉ। क्लियर है? और सिर्फ टेम्परेचर से नहीं, मैग्नेटिक फील्ड से भी हो सकता है। आप बढ़िया मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, एक बढ़िया सी मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, 100% अलाइनमेंट हो चुका है। एक बार 100% अलाइनमेंट, ये सिचुएशन अगर आ गई, when 100% atomic dipoles are aligned perfectly with external magnetic field, Curie's law is invalid. Saturation आने के बाद इनका कोई मतलब नहीं। ये सब चीजें वैलिड है बिफोर सैचुरेशन। अब सैचुरेशन आप टेम्परेचर से लाओ, टेम्परेचर कम कर करके, या सैचुरेशन आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा के ले आओ, तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, सारे डाइपोल्स 100% अलाइन हो जाएंगे, बढ़िया टॉर्क लगेगा। अब इसके बाद टेम्परेचर कम करने से मैग्नेटाइजेशन नहीं बढ़ेगा, जीटा की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो ये लॉ वैलिड है बिफोर सैचुरेशन। व्हेन 100% अलाइनमेंट इज नॉट डन। नोट कर लें इसको, यहां खत्म होती है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसके बाद हम उठाते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर है क्यूरीज लॉ? ये है क्यूरीज लॉ। सी को बोलते हैं क्यूरीज कांस्टेंट, सी को बोलते हैं क्यूरी का कांस्टेंट, क्यूरीज कांस्टेंट। चलिए आगे बढ़े। ओके, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल समझ में आए, इनके अंदर एटॉमिक डाइपोल होता है, वीकली अट्रैक्ट होते हैं, वीकली अट्रैक्ट होते हैं तो जीटा की वैल्यू स्मॉल पॉजिटिव, म्यू आर की वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन 1, मैग्नेटिक फील्ड है इनके अंदर थोड़ी सी डेंस, और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कहां से कहां जाएंगे, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ, और टेम्परेचर डिपेंडेंट भी हैं। क्यूरीज लॉ से पता चला जीटा इज इक्वल टू सी म्यू नॉट बाई टी। म्यू नॉट होता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, वहां पे म्यू नॉट लिखा था ना, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, म्यू नॉट बाई टी। टेम्परेचर कम करने से जीटा बढ़ेगा, मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा, बट आफ्टर अ सर्टेन लिमिट ऐसा होना बंद हो जाएगा क्योंकि 100% अलाइनमेंट हो चुका है। एग्जाम्पल इसके हमने क्या क्या बताया आपको, एग्जाम्पल हमने आपको ऑक्सीजन बताया एट एसटीपी, सोडियम बताया, कैल्शियम बताया और एल्यूमिनियम बताया। अब आते हैं अपन फेरोमैग्नेटिज्म पे। सब में कुछ कुछ नया हो रहा है ना, अब इसमें भी कुछ नया होगा। फेरोमैग्नेटिज्म देखो इसमें क्या है, इसमें भी एटॉमिक डाइपोल्स होते हैं जस्ट लाइक पैरामैग्नेटिज्म। एटॉमिक डाइपोल्स एग्जिस्ट। अच्छा, ऐसा लगता है ना कि फेरोमैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म का ही एक इनहैंस्ड केस है, ऐसा है भी, कहानी पूरी वही है। एटॉमिक डाइपोल्स एग्जिस्ट जस्ट लाइक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी यहां पे भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं है एक एटम का। बट यहां एक कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट क्या है? द एटॉमिक डाइपोल्स interact with each other in such a way that they spontaneously, यानी खुद से, spontaneously मतलब केमिस्ट्री में बताया मैंने कई बार, खुद से, हम कुछ नहीं कर रहे अपने आप, spontaneously align in same direction in small volumes
कॉल्ड डोमेन्स। ये होती है डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। यही डिफरेंस है फेरोमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म में। वहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक मोमेंट ऐड करने पे जीरो नहीं हो रहा था एक एटम के लिए, कहानियां हैं सारी। और यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक मोमेंट ऐड करके जीरो नहीं हो रहा एक एटम के लिए। पर यहां पे कुछ नई चीज है, द एटॉमिक डाइपोल्स इंटरैक्ट विद ईच अदर, आपस में इंटरैक्ट करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स का फिनोमेना, हम नहीं समझाएंगे इसको। इंटरैक्ट करते हैं, समझाने का ना समय है ना पॉसिबिलिटी है, ना मुझे इतने अच्छे से आता है फिनोमेना। इन सच अ वे दैट दे स्पॉन्टेनियसली अलाइन इन सेम डायरेक्शन इन स्मॉल वॉल्यूम्स। मतलब क्या है, मतलब डायग्राम समझ में आएगा। इसके अंदर डोमेन एग्जिस्ट करते हैं, इसके अंदर डोमेन एग्जिस्ट करते हैं। डोमेन बना हुआ है इसके अंदर, डोमेन मान लो ये डोमेन काट दिया मैंने, ठीक है। इसे बहुत बड़ा बड़ा डोमेन नहीं होता, बहुत छोटा छोटा होता है, ऐसे हम दिखा रहे हैं डोमेन। इन डोमेन्स के अंदर जो एटॉमिक डाइपोल हैं वो सब एक डायरेक्शन में अलाइंड है। इसके अंदर वाले सब इधर अलाइंड है, इसके अंदर वाले मान लो सब इधर अलाइंड है ना। यानी एक एक डोमेन का अपना अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता है, हर डोमेन का अपना अपना मैग्नेटिक मोमेंट है। कुछ समझ में आ रहा है? मैंने बना दिया एक को राइट एक को लेफ्ट, ऐसा होता नहीं है। हजारों डोमेन, करोड़ों डोमेन होते हैं, है ना। जो डोमेन साइज होता है, जो डोमेन साइज होता है वो 1 मिलीमीटर होता है ना। और एटम्स इन वन डोमेन या एटम्स इन ईच डोमेन वो होते हैं करीब करीब 10 की पावर 11 के आसपास। इसके अंदर 10 की पावर 11 एटम्स हैं जो एक ही डायरेक्शन में अलाइंड है। ये एक टीम है, ये दूसरी टीम, ये तीसरी टीम, ये चौथी टीम, ऐसे करोड़ों टीम मिलके बनता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिज्म। क्या डिफरेंस है फेरोमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म में? वहां पे भी एटॉमिक डाइपोल थे, यहां पे भी एटॉमिक डाइपोल। वहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक मोमेंट मिला के जीरो नहीं, यहां पे भी जीरो नहीं। पर वहां पे सारे डाइपोल्स इधर उधर ऐसे वैसे तिरछे मिर्चे पड़े थे, यहां नहीं। यहां अंदर छोटे छोटे राज्य बने हुए हैं, डोमेन, छोटे छोटे राज्य बने राजाओं के। ये सब इधर भाग रहे, ये सब इधर, ये सब इधर, ये सब इधर। अब देखते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे क्या होगा। ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसमें एक नया फिनोमेना होता है, बताते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सारे डाइपोल्स क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, जिस तरफ फील्ड का डायरेक्शन होगा। पर इसमें तरीका अलग है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसके अंदर डोमेन ग्रोथ होता है। डोमेन ग्रोथ में क्या होगा, जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड मैंने ये लगाई, ठीक है, यहां थोड़े कम में बना रहा हूं डाइपोल, बार बार बनाने पड़ेंगे मुझे, ठीक है। अब मान लो मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई, ऐसे लगा दी ऊपर की तरफ। तो डोमेन ग्रोथ क्या होता है कि जो डोमेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रही थी वो बढ़ने लगेगी साइज में, और बाकी सारी डोमेन साइज में छोटी होने लगेगी। अलाइनमेंट भी होगा, थोड़ा बहुत अलाइनमेंट भी होगा, बट ये डोमेन सारी साइज में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऐसे ऊपर की तरफ लगा दी, तो जो डोमेन्स ऐसी अंदर करोड़ों होंगी, ये तो मैंने 4 सैंपल लिया है, कोई ऐसे होगा, कोई नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, मतलब हजारों डोमेन्स। जो डोमेन इसको सपोर्ट कर रही है वो साइज में बढ़ती जाएंगी, और जो डोमेन्स इनको अपोज कर रही है वो साइज में घटती जाएंगी, अलाइनमेंट भी होगा। यानी क्या होगा, डोमेन ग्रोथ। देखो कैसे, जो सपोर्ट कर रही है वो ग्रो करेंगी, एक यहां जैसे ये सपोर्ट कर रही तो ये बढ़ जाएगी समय के साथ, ठीक। बाकी डोमेन छोटी हो गई और ये डोमेन बढ़ गई। थोड़ा बहुत अलाइनमेंट भी होगा, थोड़ा सा अलाइनमेंट भी दिखाते हैं आपको, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा तो इस पर टॉर्क लग ही रहा है, अलाइनमेंट वगैरह भी चल रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। थोड़े ये भी टेढ़े हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, चलो हम उनके ताल से ताल मिलाते हैं। ये भी थोड़ा उठने की कोशिश कर रहे हैं, चलो हम भी ताल से ताल मिलाते हैं, इसे पे थोड़ा उठे, ये थोड़ा सा तिरछे हुए।
और ग्रोथ हुई डोमेन की समय के साथ, ये एक्सटर्नल फील्ड है। समय के साथ और ग्रोथ हुई, और समय के साथ क्या ये सब इंस्टेंट होता है ऐसा नहीं, पर ये ऑब्जर्व किया गया है डोमेन ग्रोथ, क्वांटम लेवल पे ये चीज प्रूव हो चुकी है। ये हो गया। अब ये डोमेन पूरी तरह से ग्रो कर गई है, यानी इसने बाकी सारी डोमेन्स को अपने कब्जे में ले लिया, एक तरह समझ सकते हो। और ये जो वाली थी ये सब छोटे छोटे हो गए कि अब अपोज करने वाले बहुत कम बचे हैं इसको, ठीक है, अपोज करने वाले बहुत कम बचे हुए हैं, ऐसा क्लियर। इसको बोलते हैं डोमेन ग्रोथ। जिधर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई उस तरफ की डोमेन ग्रो की, बाकी सारी डोमेन छोटी हो गई। ये भी क्वांटम मैकेनिक्स का फिनोमेना है, आपको बहुत डिटेल में नहीं जानना। अब मुझे बताओ कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ है कि नहीं है साथ। अच्छा, इसमें वो इंड्यूस मैग्नेटिज्म होगा, बहुत छोटा फिनोमेना है, इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं, ओवरऑल साथ में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब मुझे बताओ ये अट्रैक्ट होंगे कि रिपेल होंगे? अट्रैक्ट। और देखा गया कि दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बहुत जबरदस्त अट्रैक्शन हुआ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बिकॉज ऑफ दिस डोमेन्स। ये बहुत ही इंस्टेंट फिनोमेना है, बहुत ही मस्त अलाइनमेंट होता है इसमें, बहुत बढ़िया अलाइनमेंट होता है इसमें। इसमें जो जीटा की वैल्यू है वो हजारों में होती है। अभी तक जीटा के लिए 10⁻³ यहां हजारों में होती है जीटा की वैल्यू, ठीक है। एग्जाम्पल इसका अगर आपको चाहिए तो इसका एग्जाम्पल हमारा हो गया आयरन, सबने सुन रखा है बचपन से, कोबाल्ट ये भी सुन रखा होगा, निकल ये भी सुन रखा होगा। ये सब बहुत ही बढ़िया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, प्लस इनके एलॉय बनाए जाते हैं और बढ़िया फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए, नोट कर लें। आज क्लियर हो गई तीनों चीजें एकदम बढ़िया से, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। डोमेन्स वाली कहानी समझ में आई? इसको अच्छी बार में देखना, उन्होंने थोड़ा और अच्छे समझाया, हमें लगता है ऐसा। मिटा दे इसको, पॉज करके नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ, देख के जाना, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, बहुत तगड़ा अट्रैक्ट होते हैं। तो इसमें सबसे पहले एटॉमिक डाइपोल में क्या लिखा जाए? एटॉमिक डाइपोल्स एग्जिस्ट एंड आर अलाइंड इन same direction in small volumes, जिनको हम क्या कहते हैं? कॉल्ड डोमेन्स। तो इसमें डोमेन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड पॉइंट, जीटा की बात करें तो जीटा इज पॉजिटिव एंड लार्ज। बहुत तगड़ा मैग्नेटाइजेशन होता है इनके अंदर, बहुत तगड़ा। जीटा कितना लार्ज होता है? जीटा इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻³ पॉजिटिव में, -3 नहीं, 10⁻³ ऐसे लिखते हैं, फील होगा 1000। बाहर से फील्ड कम लगाई, अंदर ज्यादा हो गए। अंदर से बैठा था वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाने को, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ा देते हैं। जैसे कहीं पे आपको मान लो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, कहीं पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो सॉफ्ट आयरन कोर डालते थे कि नहीं हम? जनरेटर वगैरह में देखा है आपने, हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ानी होती है बी, तो हम सॉफ्ट आयरन कोर ढकेल देते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर इज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देता है। जीटा की वैल्यू 1000, I इज इक्वल्स टू जीटा H। अब सोचो H की वैल्यू 1000, जीटा की वैल्यू भी 1000, ओए होए 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 होए, I की वैल्यू 10⁻⁶, ओए होए होए, मजा आ गया। बोलो समझ में आया? फोर्थ पॉइंट, क्या बात करना, म्यू आर इज 1 प्लस जीटा, ये 1000 तो ये भी 1000, म्यू आर इज वेरी लार्ज, यही बोल सकते हैं इसमें, तो बहुत बड़ा म्यू आर। अच्छा, और बात करें
कि क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, इन सब तो बकवास बातें हैं, इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड दे स्पॉन्टेनियसली, एकदम खटाक से स्पॉन्टेनियसली मूव फ्रॉम वीक टू, बोलो, स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करनी है इसके बाद, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी इनके अंदर, डेंस हो जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाती है इसके अंदर बहुत ज्यादा, वो भी 6 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस become very dense inside ferromagnetic substances, पैरामैग्नेटिक से भी ज्यादा डेंस हो जाएंगी। ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये चाह रही चलो हमारे साथ, तुम भी चलो हमारे साथ, समझ रहे हो, तुम भी चलो अंदर। जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके बाहर बाहर दिखी सबको खींच लेता है ना। कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाना चाहती थी बाहर से, मस्त जा रही चलो अंदर, ये मस्त जा रही चलो अंदर, ये वाली देखो निकलना चाहती थी चलो अंदर। यानी इसके दूर दराज से भी कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरेगी तो उसको खींच के अपने अंदर से पास करा लेगा। क्लियर है? देखो इतने रीजन में बाहर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इतनी 1 2 3 4 5, और इतने रीजन में अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर हुई बात? वेरी स्ट्रॉन्ग। 7 पॉइंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सोचते हैं लोग और जो बताया भी जाता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाने पे दे रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म। ऐसा ट्रू नहीं है। बोला जाता है ना कि पैरामैग्नेटिक में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा लो तो उनकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, वो तो सच है। पैरामैग्नेटिक में क्या है कि जब तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तभी तक वो राजा हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाया उनका राज खत्म। ठीक है, पैरामैग्नेटिक में तो ऐसा है। फेरोमैग्नेटिक में कहा जाता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी ये मैग्नेट बने रहते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। सुनो, ऑन रिमूविंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दो चीजें हो सकती हैं। ए मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट, कि अभी भी मैग्नेटाइजेशन है किसका, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। ऑन रिमूविंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टू थिंग्स कैन, अरे ठीक है समझे, ऑन रिमूविंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दो चीजें हो सकती हैं कि मैग्नेटाइजेशन अभी भी उसके अंदर हो। अगर मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट करता है तो हम बोलते हैं हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, बहुत तगड़ा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बनाया है आपने। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है अल्सीनो। अल्सीनो ये एक एलॉय है, एल्युमिनियम कॉपर अल्नीको, वेरी सॉरी, अल्नीको वेरी सोच रहा, एल्युमिनियम निकेल कॉपर और कोबाल्ट का एक एलॉय है। क्या है? एलॉय ऑफ एल्युमिनियम निकेल कॉपर एंड कोबाल्ट, दिखाई पड़ रहा है? एलॉय ऑफ एल्युमिनियम निकेल कोबाल्ट एंड कॉपर, इनका एक एलॉय है अल्नीको। ये इतना बढ़िया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है कि एक बार इसको मैग्नेटाइज किया, एक बार एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई, उसके बाद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाई, मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट। ऐसे मटेरियल्स को हम परमानेंट मैग्नेट भी बोलते हैं। परमानेंट मैग्नेट, कि एक बार मैग्नेट बन गए तो जीवन भर बने रहेंगे। ठीक, दूसरे होते हैं जिसमें मैग्नेटाइजेशन डिसअपियर कर जाए। मैग्नेटाइजेशन डिसअपियर, एक बार फील्ड हटाई, मैग्नेटाइजेशन डिसअपियर कर दिया, है ना, उनको हम डिसअपियर कर दिए, तो इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इनका एग्जाम्पल हो गया हमारे पास सॉफ्ट आयरन। ये हमारे टेम्परेरी मैग्नेट बन गए। ठीक है, नोट कर लें। नोट करें, इतना एक पॉइंट और बचा है, टेम्परेचर से रिलेशन फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का। ये बात क्लियर हो गई।
इसका बड़ा र्यूमर होता है ना कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हमेशा मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को गेन किए रहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, अगर गेन किए हैं तो हार्ड फेरोमैग्नेटिक, अगर छूट गई प्रॉपर्टी तो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक। एग्जांपल इसका अल्निको, एलॉय ऑफ एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट एंड कॉपर, और इसका एग्जांपल सॉफ्ट आयरन। एक लास्ट पॉइंट देखिए टेम्परेचर के बारे में, ये सब नोट कर ले पहले आप, फिर मैं इधर की चीजें मिटा रहा हूं। जीटा इसका बहुत बड़ा तगड़ी मैग्नेटाइजेशन, म्यू आर भी बहुत बड़ा तगड़ी मैग्नेटाइजेशन। मिटा रहे हैं? ओके, टेम्परेचर के साथ थोड़ी कहानी को देखते हैं। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बताओ क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी कि घटेगी? टेम्परेचर बढ़ाओगे, जुम 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 जुम, रैंडम मोशन बढ़ा। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस, गिरती जाएगी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, गिरती जाएगी गिरती जाएगी गिरती जाएगी। एट सम पॉइंट द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल starts behaving like पैरामैग्नेटिक मटेरियल। बोलो बात समझ में आई? आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, वो बढ़िया मैग्नेटाइजेशन दिखा रहा था, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, जिगजैग मोशन होते 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 उसकी मैग्नेटिज्म गिरते 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 किसके बराबर होने लगी? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ऐसा लग रहा था कि वो मटेरियल अब फेरोमैग्नेटिक है ही नहीं, वो तो पैरामैग्नेटिक है। टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम ऐसा भयानक टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया कि ये वाटर से स्टीम बन गया। समझ रहे हो? आपने इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया कि वाटर से स्टीम बन गया, कि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से पैरामैग्नेटिक बन गया। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन ऑफ फेज, फेज ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन। ठीक है, ये कोई ऐसा फिनोमेना नहीं खचक से हो गया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक में। फेरोमैग्नेटिज्म कन्वर्ट्स टू पैरामैग्नेटिज्म एट सम टेम्परेचर कॉल्ड टीसी। इसको हम बोलते हैं क्यूरीज टेम्परेचर। ठीक है, एट सम टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बढ़ाते 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 एक टाइम ऐसा समय आया कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इतनी कम हो गई कि वो पैरामैग्नेटिक लगने लगा, उसकी सारी प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक मटेरियल की हो गई। और ऐसे टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्यूरीज टेम्परेचर। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरीज टेम्परेचर। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल आयरन के लिए क्यूरीज टेम्परेचर हमने देखा, तो आयरन के लिए टीसी की वैल्यू है 1043 केल्विन। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग वैल्यू है। आफ्टर क्यूरीज टेम्परेचर, मटेरियल बिकम्स, बोलो क्या? पैरामैग्नेटिक। एंड नाउ जीटा, एंड नाउ अब ये सोचो इसके बाद भी आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, सपोज आपका दिल नहीं भरा ना, उसकी जान ही निकाल लो, बेचारा बढ़िया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस तुमको किसी ने दिया, टेम्परेचर बढ़ा, फेरोमैग्नेटिज्म से क्या बन गया? पैरामैग्नेटिक। फिर भी आपने उसकी जान नहीं छोड़ी और टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? डायमैग्नेटिक बन जाएगा। हाँ, कह सकते हो। धीमे धीमे उसकी प्रॉपर्टी और खराब होने लगेगी मैग्नेटिक की, यानी उसकी सस्पेक्टेबिलिटी और कम होने लगेगी। सो आफ्टर क्यूरीज टेम्परेचर मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक। नाउ ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ये होगा जीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन टी माइनस टी सी, वेयर टी इज ग्रेटर देन टी सी। समझाते हैं? जीटा मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी, टी अब जो आप टेम्परेचर लगा रहे हैं,
जो कि टीसी से डेफिनेटली बड़ा है। सी क्यूरीज कांस्टेंट। मान लो आयरन का केस लें, 1043 केल्विन पार हो गया। अब आप पहुंच गए, इसको थोड़ी देर के लिए 1000 मानते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आसान करते हैं। मान लो आप 1100 पर पहुंच गए, तो 1100 माइनस 1000 100। मान लो आप 1200 पे गए, 1200 माइनस 1000 200। आप 1500 1500 माइनस 1000 500। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा ना डिफरेंस, जीटा और घटता जाएगा। बात क्लियर हो रही होगी कि ये क्या, ये तो क्यूरीज लॉ है इन अनदर फॉर्म। क्यूरीज लॉ इन अनदर फॉर्म, बट इसको आप क्यूरीज लॉ एग्जैक्टली नहीं बोलते हो, क्यूरीज लॉ बोलते हैं प्योर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। क्या ये प्योर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है? ये फेक पैरामैग्नेटिक है। ये फेरोमैग्नेटिक था, टेम्परेचर इतना हाई हो गया कि बेचारा पैरामैग्नेटिक तरह बिहेव कर रहा है, इसके हालात इतने खराब है कि ये पैरामैग्नेटिक बन गया। तुम किसने किया? तुमने करके। अभी तुम और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका जीटा और गिरेगा इस रिलेशन से। ये टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, जीटा कम होता जाए। क्लियर है? तो यहां पे फेरोमैग्नेटिज्म भी खत्म होता है और ये टॉपिक इंटायरली समाप्त होता है। अब इसमें बचा है एक छोटा सा टॉपिक, हिस्टैरिसीस कर्व, तो उसको ही पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।